नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी सारे स्पेस एजेंसीज के लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाली ये एजेंसी एक्चुअली में फाउंड हुई थी 1958 में। लेकिन मजे की बात तो ये है कि आज तक नासा ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना पाई है जो स्पेस में जाके वापस अर्थ में आ सके और रीयूज हो सके। लेकिन वहीं पर SpaceX जो फाउंड हुआ था 2002 में, उसे 2008 तक तो कोई जानता भी नहीं था, यहां तक कि स्पेस एजेंसीज के लिस्ट में भी नहीं आती थी। उसने ये काम करके दिखा दिया और ये काम अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है, वो है रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना। यानी कि उस किस्म के रॉकेट्स जो लॉन्च होने के बाद वापस अर्थ में आ जाते हैं ताकि उन्हें रिफर्बिश करके वापस से नेक्स्ट लॉन्च किया जा सके। इसके अलावा SpaceX अपने स्टारशिप रॉकेट पर भी वर्क कर रहा है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन नासा के बेस्ट रॉकेट SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम से बिल्कुल सेम टू सेम। यहां पर आता है एक मेजर डिफरेंस। नासा को SLS रॉकेट का एक सिंगल लॉन्च पड़ता है $2 बिलियन यानी 14,500 करोड़ का, और वहीं पर इलॉन मस्क ने कहा कि उनकी स्पेसशिप का ये लॉन्च उन्हें सिर्फ 14 करोड़ में पड़ेगा। I mean, can you imagine that? कहां पे 14,500 करोड़ और कहां पे सिर्फ 14 करोड़। मतलब आसान भाषा में कहूं तो नासा के खर्चे का सिर्फ 0.1%, एक्चुअली में उससे भी कम। बट SpaceX जिसे इलॉन मस्क ने 2002 में बनाया सिर्फ $100 मिलियन की फंडिंग के साथ, और वो पैसे भी उसने खुद अपने जेब से निकाल कर डाले। कैसे नासा जो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो US टैक्स पेयर्स के पैसों से अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसे जमा करती है, एंड ऑफ कोर्स उसे बिलियंस में फंडिंग मिलती है। जस्ट एक बार सोचो, अगर वो सारा पैसा SpaceX में डाइवर्ट किया जाए तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ सकती है। क्या इलॉन मस्क स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीढ़ी को एक कदम आगे बढ़ा सकता है? और क्या अगर हमारे पास इतनी अच्छी कंपनी है जो इतना सारा वैल्यू इतने कम कॉस्ट में दे रही है, तो हमें नासा की जरूरत भी है? अगर आप गलती से भी ये सोच रहे हो ना कि हमें नासा की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो भाई लोग आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर आज नासा नहीं होती ना तो आज SpaceX का भी नामो निशान नहीं होता। इलॉन मस्क के SpaceX के ग्रोथ में नासा की एक इतनी बड़ी देन है जिसके वजह से आज SpaceX और टेस्ला दोनों टिके हुए हैं। और अब अगर जानना है आपको कि वो देन ऐसी कौन सी देन है, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, जिसमें ना सिर्फ हम नासा के उस देन के बारे में बात करेंगे, बल्कि मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि SpaceX की शुरुआत कैसे हुई थी और आज की तारीख में नासा और SpaceX में से ज्यादा प्रॉमिसिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। मतलब नासा वर्सेस SpaceX कौन जीतेगा इन अ नटशेल। चलो फिर शुरू करते हैं SpaceX की जर्नी से कि वो बना कैसे, अभी क्या करता है और भविष्य में क्या करना चाहता है। तो SpaceX कंपनी की शुरुआत होती है 2002 में, जब इलॉन मस्क जो कि SpaceX के फाउंडर है, उन्हें अपनी PayPal कंपनी बेचनी पड़ गई eBay कंपनी को। और हालांकि PayPal का नेटवर्थ उस वक्त $1.5 बिलियन था और उतना ही पैसा मिला, पर फिर उस कंपनी के सारे पार्टनर्स और सारे इन्वेस्टर्स को पैसा बांटने के बाद मस्क के हाथ में कुछ $180 मिलियन आए, जिस अमाउंट को उन्होंने बिना पलक झपकाए वापस से इन्वेस्ट कर दिया। और सोचो कहां, ना यहां पर क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उन्होंने ये $180 मिलियन इन्वेस्ट किया 3 कंपनीज में, SpaceX, टेस्ला मोटर्स और सोलर सिटी। और तीनों कंपनीज में उन्होंने अपने पैसे को कुछ इस अमाउंट में डिवाइड किया। एंड यहां पर एक बहुत ही गौर से समझने वाली बात है, ये तीनों कंपनीज एक्चुअली में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थी, यानी कि फ्यूचर में बेस्ड इनकी टेक्नोलॉजी थी। मतलब और आसान भाषा में कहूं तो आज के तारीख में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, बल्कि फ्यूचर में इसका वैल्यू ग्रो होने वाला था, या एटलीस्ट इलॉन मस्क को ऐसा लगता था, और फिर चाहे दुनिया बिलीव करे या ना करे। और ये सारा पैसा इलॉन मस्क ने इस कदर डाला कि उसके बाद भाई भले ही रेंट पे रहने लग गए, लेकिन वो अपने मिशन पर पूरे फोकस थे, क्योंकि उनका विजन ही कुछ ऐसा था कि उन्हें फिक्शनल चीजों को रियल वर्ल्ड में साबित करके दिखाना था कि ये पॉसिबल है। We want the exciting things that we see in sci-fi, in like sci-fi movies and books. We want that to come true one day. एक कंपनी का विजन उन्होंने सेट किया स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर, दूसरे कंपनी का इलेक्ट्रिक कार्स, और तीसरी कंपनी का विजन था सोलर एनर्जी को हार्नेस करना। एज यू कैन सी, तीनों टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में ही रूटेड है। सो उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 में, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर पाना, ये सारी चीजों में बिलीव करना, जब दूसरी कोई और कंपनीज इसमें बिलीव नहीं कर रही है, यहाँ पे पैसा नहीं जा रहा इस इंडस्ट्री में, आपको ट्रिमेंडस डिटर्मिनेशन और बिलीव चाहिए होता है खुद पे और खुद के आइडियाज पर, और बेसिकली उस बिलीव को आपको एक रियलिटी बनाना होता है। ऐसा कुछ जज्बा था इलॉन मस्क का। और रिसेंटली उन्होंने यह भी ट्वीट किया है कि नेक्स्ट ईयर वो डॉज कॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, को मून पर भेजने वाले हैं, क्योंकि
वो ये बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज गोना बी द फ्यूचर, जैसे वो अपने कंपनीज का फ्यूचर बिलीव करते हैं। एक पब्लिक मीट में उन्होंने ये सबके सामने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड का आने वाला फ्यूचर है। Good chance that crypto is the future currency of Earth. क्योंकि ये पहली ऐसी करेंसी है जिसपे वर्ल्ड के किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। एंड इफ यू काइंड ऑफ लुक एट इट, इलॉन मस्क की सारी कंपनीज आज इतने कम टाइम में सक्सेसफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ एंड प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। तो क्रिप्टो करेंसीज की भी वैल्यू बहुत ही बढ़ने वाली है और ये हमें एक मौका देता है क्रिप्टो करेंसी में अभी से ही इन्वेस्ट करना शुरू करना, क्योंकि वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में जिसने पहले इन्वेस्ट किया था वो आज करोड़पति बन चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्रिप्टो करेंसी का गेम मुझे पर्सनली इसीलिए इतना पसंद है बिकॉज ये हमारे बिलीफ को बताता है इन द फ्यूचर। आई मीन, इस करेंसी में किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ये बस सिर्फ हमारे बिलीफ इस टेक्नोलॉजी में कि किसी भी गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो उसी को दर्शाता है। और जितने ज्यादा लोग इस चीज में बिलीव करेंगे उतना ही ज्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा और एक तरीके से हम फ्यूचर को क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर इसका डिमांड बढ़ा तो वो सारे लोग जो इसमें बिलीव करते हैं, जिन्होंने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं, इस टेक्नोलॉजी, इस कॉन्सेप्ट को एक रियलिटी बनना ही पड़ेगा। सो इसका मतलब हमारे बिलीव्स कि हम इस टेक्नोलॉजी में, हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, उसने इसे एक रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया होगा। सो इन अ वे वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द फ्यूचर। और अब फ्रेंड्स, ये कर पाने का मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्टर करना है, अपने केवाईसी डिटेल्स भरने हैं और ऑटोमेटिकली आपको 50 रुपीज वर्थ का फ्री बिटकॉइन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा जितना भी आपका दिल करे, यू नो, मे बी जो आप बेकार बेफिजूल के खर्चों में यूज करते हो, वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना आप शुरू कर सकते हो। और इससे होगा ये कि आप भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दोगे और उसे रियलिटी बनाने में मदद करोगे। और अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके चांसेस बहुत ही हाई है क्योंकि एल साल्वाडोर कंट्री ने तो अभी एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो आपके इन्वेस्टेड पैसे कई गुना बढ़ भी सकते हैं, जैसे रिटर्न्स बिटकॉइन ने पहले भी दिए हैं। आपके डाले हुए 1000 रुपए जो कि आप वैसे भी वेस्ट करने वाले थे, बिल्कुल लाखों में भी तब्दील हो सकते हैं अगर हमारा बिलीफ इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग रहा तो। कॉइनस्विच कुबेर ऐप में मैं पर्सनली भी इन्वेस्ट करता हूं और हालांकि मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू आज कम हो गई है क्योंकि मार्केट थोड़ा पहले के कंपैरिजन में डाउन चल रहा है, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया हूं। तो डेफिनेटली मैं बिलीव करता हूं कि एक साल में मुझे इसके अच्छे खासे रिटर्न्स बिल्कुल मिलेंगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, आपको 50 रुपीज का फ्री बिटकॉइन मिल जाएगा। बस सिर्फ 100 रुपए से भी इसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो एंड शो योर बिलीफ इन द फ्यूचर एज वेल। हम सब मिलके इस टेक्नोलॉजी को इस दुनिया में लाके ही रहेंगे, सबको मुनाफा भी मिलेगा। और हाँ, इस ऐप में अगर हम विड्रॉवल की बात करें, यानी पैसे निकालने की, तो बिल्कुल आसानी से कुछ मिनटों में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। Anyway, coming back to our topic about Elon Musk creating future, SpaceX को आखिर क्यों बनाया गया, उसके पीछे वो डीप रीजंस क्या थे कि Elon Musk ने सही समझा यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना। देखा जाए तो SpaceX का सिर्फ एक ही मुख्य गोल है, एक कमर्शियल रॉकेट कंपनी बनाना। जैसे कमर्शियल एयरलाइंस होती है, वैसे कमर्शियल रॉकेट कंपनी बनाना। एंड एज यू कैन इमेजिन इट, अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उड़ के जा सकते हो और आप इंटरनेशनल कहलाए जाते हो, तो अगर आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में उड़ के जाओगे तो आप इंटरप्लैनेटरी ऑर्गेनिज्म कहलाए जाओगे और इसी को साकार करना उनका मकसद है। हम इंसान अपने पूरे सोलर सिस्टम में राज करें, जो कि पॉसिबल हो पाएगा अगर रॉकेट्स को कमर्शियलाइज कर दिया। किसी भी चीज को आप कमर्शियलाइज करते हो तो उसके प्राइसेस बहुत ही डाउन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट को ही ले लो, जब भी नया नया इंटरनेट आया था तो उसका वैल्यू तो वो कितना ही महंगा था, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि कमर्शियलाइजेशन हो गया है, कंपनीज खड़ी हो गई है, कंपटीशन है, हर एक कंपनीज के सिर पे ये प्रेशर है कि अपने कॉस्ट को लोएस्ट से लोएस्ट रखो, अपने कस्टमर्स को खुश से खुश रखो, और यही हेल्दी प्रेशर इनोवेशन का कल्चर क्रिएट करता है। पहले आपको 200 से 300 रुपए में बस सिर्फ 1 GB या 2 GB डेटा मिलता था, और वो भी 1 महीने के लिए, और आज तो 1-2 GB आपको रोज का मिलता है उतने ही भाव में। आज के डेट में अगर हम देखें तो SpaceX इकलौती ऐसी स्पेस कंपनी है जो प्राइवेट रॉकेट्स बनाती है, और इसे देखकर जेफ बेजोस, जो कि Amazon के फाउंडर है, वो ब्लू ओरिजिन का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक और एक स्पेस रिलेटेड कंपनी होने वाली है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी वो कंपटीशन चालू हो रहा है, जिससे स्पेस ट्रैवल के लिए हमारे रेट्स पोटेंशियली कम होते चले जाएंगे। एंड वी कैन ओनली इमेजिन एक दिन वो दिन आएगा जब स्पेस ट्रैवल उतना ही सस्ता हो जाएगा
जैसे मानो इंडिया से अमेरिका की टिकट। सो इलॉन मस्क का विजन बिल्कुल सेट था, लेकिन स्टार्टिंग के स्टेजेस में 2002 में उन्हें रॉकेट्स की तो जरूरत पड़ेगी ना इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और रॉकेट्स उनके पास आएंगे कहां से, कौन देगा? वेल, रशिया देगा। मेरा मतलब है उन्हें ऐसा लगा कि रशिया उनकी मदद करेगा, बट यहां पर तो कुछ और ही हो गया, समझाता हूं। सो स्पेसएक्स के बनाने के स्टार्टिंग के स्टेज में इलॉन ने न्यूज में यह देखा था कि रशियन मिलिट्री रिफर्बिश्ड मिसाइल्स बेच रही है, तो क्यों ना उनसे सस्ते में मिसाइल्स लेके उसमें चेंजेस करके अपना ही रॉकेट बना दिया जाए। कैसा आइडिया है? वेल, प्लान अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्क नहीं किया, क्योंकि मस्क को उस टाइम में 58 करोड़ रुपीस में 2 मिसाइल्स चाहिए थे, और रशिया ने कहा कि वो 102 करोड़ में उसे मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, उतना बजट तो था नहीं, तो करे क्या? अपने विजन को बजट के सामने झुका थोड़ी ना सकते। और बंदे ने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया तो था ही था, बस चालू कर दिया उन्होंने रॉकेट्स के बारे में गहराई से पढ़ना, और नोट करते गए हर एक सिंगल कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और ये सब कैलकुलेट करने के बाद उन्हें जो फाइनल कॉस्ट मिला, वो देखकर मानो उनकी दुनिया ही हिल गई। उन्हें यह पता चला कि रॉकेट्स उस टाइम पे जितने रेट में बिक रहे थे, उसके सिर्फ 3% दाम में ही वो खुद का अपना रॉकेट बना सकते थे। सेम टू सेम वही का वही कॉन्फ़िगरेशन वाला। और बस फिर होना क्या था, बना डाली उन्होंने अपनी टीम और चालू कर दिया रॉकेट बनाना। पर सिर्फ लो कॉस्ट में रॉकेट्स बनाना ही उनका मेन एम नहीं था, उन्हें अपने रॉकेट्स को स्पेस में भी पहुंचाना था। यहीं पर पृथ्वी पे घुमाने फिराने के लिए तो नहीं बना रहे थे। और फर्स्ट बार स्पेस में पहुंचाने के लिए वो 3 बार फेल हुए, यस 3 टाइम्स, और वो भी बैक टू बैक इन अ रो। और उसके बाद कंपनी डेट में आ गई थी। उनके पास सिर्फ उतने ही पैसे बचे थे जिससे एक लॉन्च कर पाते, वो चौथा लॉन्च होता, और अगर वो फेल होता तो कंपनी बैंकरप्ट होके बंद होने वाली थी। पर ऐसे सिचुएशन में भी जो इतना रिस्की था, मीडिया में सभी लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि भाई ये पागल इंसान है, अपने सारे पैसे रॉकेट में डाल के जला रहा है। फिर भी उन्होंने अपना बिलीफ को कायम रखा, अपना बिलीफ फ्यूचर में। You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. और फाइनली 2008 में 4th लॉन्च अटेम्प्ट किया गया। इस रॉकेट पर टिका हुआ था इलॉन की दोनों कंपनीज का फ्यूचर। या तो वो दोनों कंपनीज रहेगी, या इलॉन टोटली कंगाल हो जाएगा और ये दोनों कंपनीज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पर अंत में ऐसा हुआ नहीं, उनकी मेहनत रंग लाई और 4th लॉन्च वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च। जस्ट इमेजिन कैसा रहा होगा वो मोमेंट इलॉन की लाइफ में, इवन इलॉन के जो सपोर्टर्स हैं उनकी लाइफ में, जो लोग फ्यूचर में बिलीव करते थे उनकी लाइफ में। स्पेसएक्स इकलौती ऐसी प्राइवेट स्पेस कंपनी बन गई जिसने अपना खुद का रॉकेट खुद के बलबूते पर स्पेस में भेज के बताया। एंड आज की तारीख में भी वो यही कर रहे हैं, स्पेस रॉकेट्स बना रहे हैं बहुत ही लो कॉस्ट में। बट माइंड यू, कोई ऐसे ही सिंपल विंपल रॉकेट्स नहीं, बल्कि रीयूजेबल रॉकेट्स जो नासा भी अभी तक नहीं बना पाया है। आज के तारीख में फिलहाल रॉकेट के 3 स्टेजेस में से सिर्फ फर्स्ट स्टेज को ही वो लोग धरती पे सही सलामत वापस लाके रीयूज कर पा रहे हैं। पर हाँ, दूसरे स्टेजेस को भी सेफली धरती पे लाने का काम इन प्रोग्रेस है। और अगर आपको ये बिलीव नहीं हो रहा तो आप ड्रैगन कैप्सूल को ही देख लो ना। रिसेंटली 2020 में नासा के साथ कोलैबोरेशन करके स्पेसएक्स ने ड्रैगन कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट को आईएसएस में भेजा और उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस सही सलामत धरती पर लैंड भी करा दिया। और अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस से धरती पर लेके आना सही सलामत अब तक सिर्फ 4 स्पेस एजेंसीज ही कर पाई है, वो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है। रशिया की स्पेस एजेंसी, चाइना की और यूएसए की। एंड यस, SpaceX is the only private company. Even इंडिया भी अब तक नहीं कर पाया है। सो अब फ्रेंड्स, हमने अब तक ये तो जान लिया कि SpaceX बना कैसे और वो करता क्या है, तो चलो फिर थोड़ा सा नासा का भी डिस्कस कर लेते हैं। नासा असल में क्या करती है, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ओ यार, हर चीज के पीछे बहुत सारे पैसे फेंकती है और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। क्या ये सच है? वेल, नासा का जो विजन है ना, उनका विजन है स्पेस और एक्सोप्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना, कमर्शियलाइज करना नहीं। पृथ्वी के बाहर की पूरी दुनिया को जानना, इंसानों को रिसर्च करने के लिए स्पेस में भेजना और उन्हें सेफली वापस से लाना। और ये सब करने के लिए वो खुद से कोई रॉकेट नहीं बनाते, इवन वो अपने खुद के स्पेस शटल्स नहीं बनाते। और नासा बोइंग और स्पेसएक्स जैसी कंपनी से अपने रॉकेट्स और स्पेस शटल्स बनवाती है और फिर उसमें अपने एस्ट्रोनॉट्स, कार्गो या सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती है। स्पेसएक्स के आने से पहले नासा हेवीली सिर्फ बोइंग कंपनी पे डिपेंडेंट थी, बट अब स्पेसएक्स आ गया है तो नासा के पास भी ऑप्शंस आ गए हैं।
अब यहां पर मेन सवाल यह पैदा होता है कि क्या नासा स्पेसएक्स पे डिपेंडेंट है? एंड इन अ वे इस सवाल का एक बड़ा आंसर है यस, क्योंकि एक स्पेस मिशन के लिए रॉकेट्स बनाना, स्पेस शटल्स बनाना, क्रू को ट्रेन करना, स्पेस में ऑब्जर्वेशन ना रुकने देना, स्पेस में जाने वाले क्रू मेंबर्स के लिए कार्गो रेडी करना और फिर फाइनली इन सब सारे हिस्सों को जोड़ के मिशन को लॉन्च करना, इतना सब करने के चक्कर में ज्यादातर मिशंस डिले हो जाते हैं। और इसीलिए इन द लॉन्ग रन नासा के लिए ये काफी एडवांटेजियस होगा कि वो किसी दूसरी कंपनी से अपने स्पेस शटल्स और रॉकेट्स बनवा के ले, क्योंकि नासा के पास पैसे बहुत है, लेकिन उनके पास समय की तो कमी है, क्योंकि ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। इतना बड़ा और विशाल ब्रह्मांड है और हमारे पास समय कितना कम है उसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो समय हम अपने स्पेसशिप बनाने में लगाए कि हम एक्सप्लोरेशन में, अपने क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में और अपने कार्गोस पर फोकस करें और स्पेसएक्स और बोइंग को उनका काम करने दें। वेल, एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो को सेफली वापस धरती पर कैसे लाया जा सके, वो सारे इंफॉर्मेशन के साथ जो उन्हें कलेक्ट करना था, ये अपने आप में ही काफी चैलेंजिंग टास्क होता है और इससे मिशन भी ऑफ कोर्स डिले नहीं होगा। अब रिसेंट ही स्पेसएक्स और नासा के कोलैबोरेशन को ले लो। ड्रैगन कैप्सूल में आईएसएस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए कार्गो कैसे भेजा गया था और फिर अब स्टारलिंक सैटेलाइट्स भी भेजे गए। सो अब बाकी क्या रह गया जो स्पेसएक्स स्पेस में नहीं भेज सकता? वेल, कुछ भी नहीं। स्पेसएक्स सारी चीजें इंडिपेंडेंटली कर सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेके स्पेस ट्रैवलिंग तक सारी चीजें वो लो कॉस्ट में कर सकता है, क्योंकि वो एक कंपनी है जो इसी ऑब्जेक्टिव पर अपना बिजनेस मॉडल बना रही है। बट जैसे आपने देखा, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी जो नासा पब्लिक करती है, उसी के वजह से आज इलॉन मस्क की कंपनी भी काम कर पा रही है। और इसके साथ हमने बात की थी वो एक सबसे बड़ी देन के बारे में जो नासा ने स्पेसएक्स को दिया है, जिसके बिना आज स्पेसएक्स नहीं होती, और वो है $1.6 बिलियन, यानी कि 11,600 करोड़ रुपीस की देन। नासा ने जब ये देखा कि फर्स्ट 3 अटेम्प्ट के बाद भी बंदा हार नहीं माना, 3 बार फेल होने के बाद भी बंदा नॉन स्टॉप चौथी बार भी करने के लिए रेडी हो गया और फाइनली एक सक्सेसफुल लॉन्च करके दिखा दिया, तो नासा उन्हें फंडिंग कैसे नहीं देती? क्यों ना इस कंपनी को फंड्स देके बचा लिया जाए और इनके साथ एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए, जहां पर ये रेगुलरली स्पेसक्राफ्ट्स नासा को प्रोवाइड करेंगे। सो नासा इस कंपनी की फर्स्ट इन्वेस्टर, फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट कस्टमर थी जिसने स्पेसएक्स में बिलीव किया और स्पेसएक्स को पैसा दिया एक्सपैंड करने के लिए। और आज तक स्पेसएक्स ने सैटेलाइट्स, कार्गो और क्रू सब नासा के लिए ही स्पेस में भेजा है, जिसके लिए नासा ने रिक्वायर्ड फंड से हमेशा स्पेसएक्स को ब्लेस किया है। तो यस, वी कैन से कि यहां पर दोनों के रोल्स अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। स्पेसएक्स जहां पर अभी सिर्फ स्पेस व्हीकल्स बना रहा है, वहीं पर नासा उन्हीं व्हीकल्स को टेस्ट कर रहा है, स्पेस एक्सप्लोरेशन पर फोकस कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज बना रहा है और उन टेस्ट की हुई टेक्नोलॉजीज को हम और इंप्रूव कैसे कर सके, उसे रेगुलर लाइफ में कैसे लाया जा सके, इस पे भी वर्क कर रहा है। हम इस पोजीशन में ये नहीं कह सकते कि कौन बेहतर है या किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन एक बात तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों का रिलेशन अगर ऐसा ही इंटरडिपेंडेंट और सपोर्टिव बना रहा तो डेफिनेटली स्पेस एक्सप्लोरेशन के डायमेंशन में आगे बहुत ही तरक्की होने वाली है। इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बीइंग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि समय ही तो वो एक चीज है जो हमें रोक रही थी। और क्या पता इन्हीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारे मरने से भी पहले हम स्पेस के दर्शन कर पाए। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको लगता है स्पेस व्हीकल्स को कमर्शियलाइज करना ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, या फिर सिर्फ गवर्नमेंटल एजेंसीज को ही परमिशन होनी चाहिए ये करने की? और हाँ, अगर आप फ्यूचर में बिलीव करते हो, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में बिलीव करते हो, तो अभी कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लो, 50 रुपीज का फ्री बिटकॉइन मिल रहा है। जो भी आपके एक्स्ट्रा पैसे है, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसमें लगाओ एंड सपोर्ट एंड बिलीव इन अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।